नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पे, जहाँ पे आपको एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी सही टाइम पे और एकदम सही तरीके से बताई जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो सके और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सके। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA साइकोलॉजी का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ और अभी मैं सेमेस्टर 1 में हूँ। बात करते हैं आज के हमारे वीडियो में रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में। जी हाँ, सही सुना। आधे से ज़्यादा बच्चे लोग की तो ऐसी अभी एकदम हालत ख़राब हो गई कि रिसर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैथोलॉजी, मैथ्स, 12th में मैथ्स छोड़ दिया था, सोचे थे कभी लाइफ में पाला नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजी लिया था, सोचे थे दूसरों की दिमाग की बातें पढ़ेंगे, इसमें भी मैथ्स आ गई। देखो, रिसर्च मेथोलॉजी अलग चीज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स अलग चीज़ होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, तो दोनों अलग नहीं है। आरएम का एक छोटा सा पार्ट स्टैटिस्टिक्स है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बोलते हो और साइकोलॉजी आया कहाँ से? फिलोसफी से आया। ठीक है, तो अगर तुम साइकोलॉजी से रिसर्च मेथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन, स्टैट्स, फॉर्मूला, मैथ हटा दो तो वो फिलोसफी ही बन जाएगा टेक्निकली। जितने भी तुम्हारे फिलॉसफी के कंसेप्ट्स हैं, कहीं ना कहीं तुम उनको क्वांटिफाई करके एम्पिरिकल फॉर्म में तुम उनको वेरीफाई करते हो, यही तुम्हारा साइकोलॉजी है। तो अगर तुम साइकोलॉजी से रिसर्च हटा दोगे तो साइकोलॉजी बचेगी ही नहीं। तो इस बात को समझो कि रिसर्च मेथोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम लोग एकदम इग्नोर करके रखे हो। तो अब समझ आ रहा होगा कि रिसर्च मेथोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। सो रिसर्च सिंपली सीक्स द आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव नॉट बीन आंसर्ड सो फॉर एंड द आंसर्स डिपेंड अपॉन द ह्यूमन एफर्ट्स। तो सिंपल सा मतलब होता है कि रिसर्च आपका एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। रिसर्च का मतलब दो वर्ड से बना हुआ है, री और सर्च। यहाँ पे 99% लोग को लगता होगा कि किसी चीज को हम दोबारा जब सर्च करते हैं उसी को बोलते हैं रिसर्च। तो मान लो मैं विलियम वुंड हूँ, ठीक है, मैं 1879 में हूँ। मैंने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग में और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या वो रिसर्च बोला जाएगा या उसको सर्च बोला जाएगा? बिकॉज मैं तो दुनिया का पहला इंसान था जिसने उस एक्सपेरिमेंट को किया था, मैं विलियम वुंड हूँ। तो मेरे किए गए काम को रिसर्च बोला जाएगा या सर्च बोला जाएगा? तो इसमें बच्चे वाइवा में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि एमएटी और क्राइस्ट में पूछा जाता है, वाइवा लिया जाता है वहां पे। ठीक है, तो रिसर्च का यहाँ पे आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इंग्लिश वाला, बिकॉज रिसर्च आपका वर्ड बेसिकली फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग होती है आपकी REICERCH, रिसर्च। यहाँ पे जो री वर्ड लगा हुआ है, इट्स नॉट रिजेंबलिंग द रिपीटेटिव फॉर्म बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मोर एम्फेसाइजिंग फॉर्म। ओके, मतलब जो री वर्ड यहाँ पे है, ये डिटेल्ड वे को दिखा रहा है, ना कि दोबारा करना। यानी कि किसी चीज को सर्च करना और उसके बाद उस चीज को अगेन डिटेल्ड वे में स्टडी करना, उसको रिसर्च कहते हैं। या फिर किसी भी चीज को एकदम घुस के डिटेल्ड वे में स्टडी करना, उसको रिसर्च बोलते हैं। तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे विलियम वुंड हो, चाहे सिगमंड फ्रॉइड हो, जब भी उन्होंने कोई भी काम किया था उसे रिसर्च ही बोलोगे, सर्च नहीं बोलोगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी आज कंफ्यूजन क्लियर हो गई। आज एकदम रात को नींद नहीं आने वाली है, इतनी बड़ी बात क्लियर हो गई। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की। क्या क्या? इट गैदर्स न्यू नॉलेज और डेटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स तुम्हारी रिसर्च वैल्यूबल तभी होगी जब वो करंट लिटरेचर में कोई नई चीज ऐड कर रही है। मान लो मैं दुनिया के सामने आता हूँ कि मैंने ऑक्सीजन खोज ली, क्या नई बात होगी इसमें? ऑक्सीजन तो बहुत पहले ही खोज ली, सालों पहले खोज ली गई थी। यानी मेरी रिसर्च में कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो कि करंट लिटरेचर में उस चीज को एडमिनिस्टर कर रहा हो। ये चीज होती है। उसके बाद आता है इट प्लेसेस एम्फेसिस अपॉन द डिस्कवरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। मतलब कि जो भी हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनकी डिस्कवरी या फिर उसमें फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस में उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये भी आपके रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर आता है ऑफ कोर्स सिस्टमेटिक होना चाहिए और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपकी साइंस की ही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है। दूसरी चीज होती है लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया था कि साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपकी वो चीज लॉजिकल होनी चाहिए और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए। यानी कि जो चीज मेरे लिए हो वही चीज तुम्हारे लिए भी हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा न्यू प्रिपरेशन बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पे आप या फिर यूट्यूब के आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और फोन नंबर आ रहा होगा, उस पर तुरंत जाइए, टैप करिए और तुरंत अपनी डिटेल्स भेजिए, अपने नाम और अपने कोर्स जिसमें आप एनरोल होना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है मेजरमेंट।
ठीक है, तो अब बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ये होता क्या है? नॉमिनल सबसे सिंपल फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहां स्टूडियो में हूं अभी, वहां पे कितने लोग हैं मैं इनको काउंट कर सकता हूं, वो होल नंबर में होंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे 4.5 लोग हैं, या फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ पे 2.5 लोग हैं, वो होल नंबर में हो गया, यानी कि मैं फ्रीक्वेंसीज काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली नॉमिनल लेवल पे होता है कि जब आप किसी कैटेगरीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो मेजरमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हो, आपने बोल दिया कि यहाँ पे इतने मुस्लिम्स हैं, इतने हिंदूज हैं, इतने सिख्स हैं, इतने क्रिश्चियंस हैं, आपने कैटेगरीज में उनको बांट दिया। या फिर आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हो, आपने बोल दिया कि यहाँ पे इतने बिजनेसमैन हैं, इतने कस्टमर्स हैं, इतने शू मेकर्स हैं, इतने शॉप्स हैं, इतने, ये तुमने डिस्कवरी मतलब कि नंबर्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैटेगरीज दे दी। तो ये होता है बेसिकली आपका नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नेमिंग, एन क्लियर। फिर आता है तुम्हारा ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल नाम से पता चल रहा है ऑर्डर होगा एक, यानी कि यहाँ पे आपके जो भी नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी वो या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, और उसके बेसिस पे आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। ये होता है आपका ऑर्डिनल लेवल पे मेजरमेंट। फिर आता है इंटरवल स्केल। ये तो बहुत लाइक कॉमन स्केल है, सब लोग यूज करते होंगे, जिसको हम लोग इंटीजर स्केल बोलते हैं अपनी, जो कि 0 से शुरू होती है, लेफ्ट साइड भी माइनस में और राइट साइड भी होती है पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि 0 और 1 के बीच में एग्जैक्ट उतनी ही दूरी होगी जितनी 1 और 2 के बीच में होगी, जितनी 1 और 2 के बीच में होगी उतनी ही 2 और 3 के बीच में होगी, जितनी 0 और 2 के बीच में होगी उतनी ही 2 और 4 के बीच में होगी, यानी कि इंटरवल्स बराबर होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ट्रू जीरो और नॉन ट्रू जीरो। अब ये क्या होता है? देखो, इंटरवल स्केल में तुम्हारा ट्रू जीरो नहीं होता है। क्यों होता है? बिकॉज एग्जाम्पल, तो हमारे जो टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। अब क्या जरूरी है कि अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं तो क्या वो एक्चुअली में 0 डिग्री है? नहीं, फ़ारेनहाइट में उसका कुछ और वैल्यू होगी, केल्विन में उसकी कुछ और वैल्यू होगी। मतलब यहां पे 0 का मतलब 0 है ही नहीं। इसीलिए इंटरवल स्केल पे हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो 0 होता है वो एपरेंट 0 होता है, यानी कि नॉन रियल 0 होता है। लेकिन एक और फोर्थ लेवल की आपकी स्केल आती है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं, जो क्या होता है आपका रेशियो स्केल। इस रेशियो स्केल में ऊपर की तीनों जितनी स्केल्स दी गई हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप नेम भी कर सकते हो, ऑर्डर में भी कर सकते हो, और आप इंटरवल्स को डिवाइड कर सकते हो इक्वल वेज में। ठीक है, तो यहां पे आप इस तरह से काम कर सकते हो। और रेशियो स्केल में हमेशा याद रखो, हमेशा ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो का मतलब क्या हुआ? किसी का वेट अगर 0 kg है, इट मीन्स कि वो 0 kg है। ठीक है, 0 का मतलब 0 होता है यहाँ पे। अब मैं अगर बोल दूं आपको कि मेरा वेट -10 kg है, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर मेरी हाइट -5 सेंटीमीटर है या -1 मीटर है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि इस बॉटल की लेंथ 0 है या फिर इस पेपर की लेंथ 0 है, इट मीन्स कि वो 0 है। 0 का मतलब 0 है। तो ये आपका रेशियो स्केल होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका इस तरह से कि फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में है तो कौन सा यूज होगा? आंसर क्या होगा? नॉमिनल। इक्वल इंटरवल से तो क्या यूज होगा? आंसर क्या होगा? इंटरवल। ऑर्डर के फॉर्म में यूज होगा तो क्या होगा? ऑर्डिनल। रेशियो होगा या फिर आपका रियल 0 का कंसेप्ट आएगा तो उसमें होगा आपका रेशियो। फिर आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स में जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहला होता है आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है? देखो, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स सिंपल से ये बताता है कि आपका जो टेस्ट आइटम है वो कितना टफ है और कितना ईजी है। अब आइटम क्या होता है? बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कोविड टाइम में अपने सीनियर्स के, अपने दोस्त लोग के बहुत सारे सर्वेज भरे होंगे, तो उन सर्वेज में जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं ना, उन्हीं को आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज या डरने की जरूरत नहीं है कि सर आइटम बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, उनका मतलब क्या होता है। सबको पता है आइटम स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स ये बताता है कि एक स्पेसिफिक आइटम के लिए जितने रिस्पॉन्स आए उसमें से कितने रिस्पॉन्स सही आए और कितने लोगों ने उसका रिस्पॉन्स गलत दिया। ये होता है आपका आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। आइडियल क्या होता है? ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, 0.5। क्यों? बिकॉज जब आपका स्टेटमेंट आधे लोग सही दे रहे हैं और आधे लोग उसको गलत बोल रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी डिफिकल्टी वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा कंसेप्ट आता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का। ये क्या होता है? बेसिकली ये आइटम की एक एबिलिटी होती है कि वो हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स को डिफरेंशिएट कर सके इजीली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई आइटम है और उस पर रिस्पॉन्स अगर 0 और 1 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आए और आपके रिस्पॉन्स बीच में कहीं आ रहे हैं, 0.5 0.6 आ रहे हैं, मतलब कि वो आइटम कहीं ना कहीं
हाई स्कोरर और लो स्कोरर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। इसका डिटेल्ड वे में क्या इसका मतलब होता है, कैसे होता है, हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी क्या होता है कि आपका टेस्ट कितना भरोसेमंद है, ठीक है। मान लो आपकी लड़ाई हो गई कहीं पे, ठीक है, ये स्पेशली एग्जांपल लड़कों के लिए। मान लो तुम्हारी कहीं लड़ाई हो गई, तुमने अपने हॉस्टल वालों को फोन किया, दोस्तों को फोन किया, भाई लड़ाई हो गई है आ जाओ। अगर वो रिलायबल दोस्त होगा तो वो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सेम टेस्ट के साथ होता है। अगर आपने एक टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस का और आज आपने इंटेलिजेंस लेटर एडमिनिस्टर किया, आपने कहा कि भाई तुम्हारा आईक्यू 110 है, ठीक है। एक महीने बाद आप करते हो, आपका आईक्यू उसी बच्चे पे 200 आता है। कैसे आ गया? ये तो गलत हो गया, यानी कि आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है। ये रिलायबिलिटी कंसेप्ट आता है। बहुत सारी रिलायबिलिटी आती है, आराम से हम लोग डिटेल्ड वे में अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत कर लो। और जो लोग भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जिनको 100% गारंटी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए कि मेरा एडमिशन में मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए और सही वे से गाइडेंस चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जल्द से जल्द आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर टैप करो और जल्दी से जल्दी स्कोर को तुरंत अप्लाई करो। फिर आता है वैलिडिटी कंसेप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका टेस्ट सही है गलत है, ठीक है। आप जिसको दोस्त बोल रहे तो वो एक्चुअली दोस्त है कि वो छुरा भोंक रहा है आपके पीछे, ठीक है। आपने इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया, पता चल रहा है कि वो इंटेलिजेंस मेजर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, एकदम ही अलग चीज हो गई। वो मेजर कर रहा है आपका फुट लेंथ या वैसा कुछ मेजर कर रहा है, यानी आपका टेस्ट रिलायबल तो होगा। आप बोलते हो कि लो मैं तुम्हारा इंटेलिजेंस बताता हूँ और तुम उसके हाथ की लंबाई नाप लेते हो। तुमने बोला कि नहीं तुम्हारा इंटेलिजेंस है 100, एक महीने बाद आते हो, वो फिर अपने हाथ का लंबाई नपवाता है, कहते हो कि नहीं देखो तुम्हारी इंटेलिजेंस 100 है। तो पहले भी तुम्हारा रिजल्ट 100 आया था, अभी भी 100 आएगा, बिकॉज हाथ की लेंथ तो बढ़ नहीं जाएगी, यानी तुम्हारा टेस्ट तो रिलायबल हुआ। बट क्या वैलिड हुआ? नहीं। इट मीन्स कि आपका टेस्ट की वैलिड होना बहुत जरूरी होता है रादर देन आपका रिलायबल होना। पहले आपका वैलिडिटी आता है, फिर आता है रिलायबिलिटी। इस तरह के आपके नॉर्म्स और वो सब के कंसेप्ट भी आते हैं, जो कि हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज कर लो, बेल आइकन दबा लो और जल्द से जल्द इस कोर्स में रजिस्टर कर लो। थैंक यू।